नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। हर साल पूरी दुनिया में 27 मार्च को हम विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे मनाते हैं। इस दिन का महत्व रंगमंच के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में रंगमंच के महत्व को जानने के लिए है। ये दिन नाट्य समुदाय को बड़े पैमाने पर अपने काम को आगे बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करता है। It also celebrates the essence of theatre art and its vital role in entertainment and the impact of that theatre has on life। अरुणाचल प्रदेश रंगमंच क्षेत्र में अभी भी बर्डिंग स्टेज पर है, लेकिन आज अरुणाचल प्रदेश के रंगमंच कलाकार सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी अपना छाप छोड़ रहे हैं। आज रंगमंच कलाकारों के नामों में से एक नाम सफलता की ऊंचाई छू रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कामसा ड्रामेटिक सोसाइटी ईटानगर के फाउंडर की, जिनका नाम है पालिन कबाक। पालिन कबाक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली के अलुमनाई हैं। उन्होंने फिल्म भेड़िया से अपनी फिल्म अभिनय करियर की शुरुआत की। तो आइए बातें करते हैं श्री पालिन कबाक से और जानते हैं उनके थिएटर से लेकर फिल्मी सफर के बारे में। पालिन, आपको वर्ल्ड थिएटर डे पर बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। जानना चाहेंगे कि आपने सबसे पहले एक्टिंग कब किया था? एक्टिंग की जो शुरुआत है वो स्कूल से ही, जैसे सभी का होता है। तो मैं स्कूल में था तो उसमें कल्चरल इवेंट वगैरह, ड्रामा कंपटीशन, स्कीट कंपटीशन, तो उसी से शुरुआत तो उसी से हुआ। आप एनएसडी दिल्ली के एलुमनाई हैं, तो एनएसडी में ज्वाइन करना कैसे हुआ? एनएसडी में 2015 में मैंने सोचा, 2014 ऐसे में मैं देख रहा था कि कौन सा अच्छा एक्टिंग के लिए, ड्रामा के लिए इंस्टीट्यूट कौन सा है इंडिया में। तो फिर मैं जब गूगल में मैं सर्च कर रहा था, फिर मुझे दिखा कि एनएसडी। लेकिन एनएसडी में जाने से पहले भी मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत और चीज़ों की जानकारी अगर मैं ले सकूं तो मेरे लिए ही वो आगे जाके फायदा होगा। तो उसके चलते ही मैंने फिर एक्टिंग स्टूडियो, मूनलाइट एक्टिंग स्टूडियो जो कि दिल्ली में है, वहाँ मैंने एक छोटा सा कोर्स किया, फिर वर्कशॉप्स वगैरह किया मैंने। फिर धीरे धीरे करके मैं एग्जाम दिया, प्रीलिम्स, मेंस, जैसे कि एक प्रोसेस होता है सिलेक्शन के लिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए। तो वहाँ फिर दाखिला हुआ, मैं एग्जाम पास कर गया मैं। लेकिन डिसाइड कब किया, सीरियसली कब सोचा कि हाँ मुझे थिएटर में जाना है? इट जस्ट हैपेंड, क्योंकि एक्टिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि बचपन से ही कर रहा था मैं, और उस तरीके का माहौल ऑलरेडी घर में था। क्योंकि मुझे बहुत बाद में पता लगा कि मेरी माँ भी थिएटर आर्टिस्ट ही थी। जब वो आसाम में थी तो वो अंकिया नाटक वगैरह, जितने भी फोक थिएटर, जितना भी वो करती थी वो उस वक्त, तो घर सा माहौल था, घर में उस तरीके का माहौल था। लेकिन एक्टिंग को हमेशा मैं नकारता था कि ये तो मैं कर लूंगा, क्योंकि ढेरों प्राइज वगैरह मैं जीतता था, फर्स्ट। तो मैं सोचता था कि नहीं, ये तो कर लूंगा मैं, उतना सीरियस नहीं था। मैं म्यूजिक में ज्यादा मेरा इंक्लिनेशन था, मेरा बैंड हुआ करता था, हम परफॉर्म करते थे रॉक शो वगैरह इन एंड अराउंड द स्टेट। तो फिर जब दिल्ली गया मैं, कुछ प्लान्स था हम लोगों का ना, बैंड मेंबर्स हम लोगों का, कि क्यों ना दिल्ली में जाके शुरुआत करें एक नए सिरे से। तो मैं पहुंच गया वहाँ पे। फिर ड्यू टू सम रीज़न बाकी लोग नहीं आ पाए, उन लोगों का अलग कॉलिंग था, तो मैं अकेला रह गया फिर ना। तो उस तरीके का सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस था उस वक्त। तो फिर काफ़ी समय मैं अकेला रहा दिल्ली में। उस वक्त लाइक आई सेड, इट जस्ट हैपेंड। तो उसी समय फिर जो एक्टिंग का कीड़ा जो ऑलरेडी था बचपन से, वो एक्टिवेट हो गया। तो फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको कहा कि एनएसडी वगैरह की काम मैं और सीख सकता हूँ, है ना, सीखने का जो तमन्ना था मेरा अंदर, तो फिर उसी जर्नी में मैं कैरी ऑन करता गया और आज मैं आपके सामने हूँ। कहते हैं ना कि अरुणाचल प्रदेश में कोई कहे कि हाँ मैं थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, लोगों का रिएक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो आपके मम्मी तो ओके थी, सिबलिंग का कैसा रिएक्शन था, आपके फ्रेंड्स के कैसे रिएक्शन थे, आपके रिश्तेदारों के कैसे रिएक्शन थे? मैं खुद को खुश किस्मत समझता हूँ, मानता हूँ मैं, कि मेरे पेरेंट्स जितने सपोर्टिव वो लोग रहा है मेरे इस करियर ऑप्शन को लेके, मुझे लगता है कि ऐसा दुनिया में कोई पेरेंट्स नहीं होगा। मेरे फ्रेंड सर्कल्स भी काफ़ी, वो लोग मुझे सपोर्ट करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे जाके भी करेंगे। तो मम्मी तो था ही, और जो बाकी जो सिस्टर्स वगैरह भी थे, दे वर ऑलवेज सपोर्टिव। लेकिन एक चीज़ था कि तुम अगर करना है करो, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे उससे कुछ अगर पैसे आए तो मतलब वो तुम्हें भूखा नहीं रहना चाहिए। तो इनसिक्योरिटी जो होता है, इनसिक्योरिटी वो एज ए पेरेंट तो हमेशा रहेगा ना, तो वो एक कंसर्न तो हमेशा था, लेकिन रोक टोक तो कभी नहीं। पालिन, जैसे अभी आपने कहा कि हाँ भूखा नहीं मरना पे कुछ पैसे आने, तो पैसे की बात करते हैं तो जानना चाहेंगे कि जब एज एन एक्टर के तौर पर, थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर जो फर्स्ट कमाई थी, कितना कमाया आपने? थिएटर आर्टिस्ट के तौर पे कितना, 2000 कमाया था मैंने। 2000 रुपये कमाए थे मैंने। और वो 2000 से क्या किया मैंने पेरेंट्स को दिया। एज फार एज आई रिमेंबर, मैंने पेरेंट्स को दिया 1000,
फिर उस 1000 से दोस्तों के साथ मोमो खा दिया चिकन मोमो। एज ए होल जब प्लेस की बात करते तो अभी तक आपने कितने प्लेस में काम किया? प्लेस तो काफ़ी सारे किए हैं मैंने, कॉलेज में भी काफ़ी सारे मैंने प्लेस किए हैं, फिर ड्रामा स्कूल में तो ढेर सारे प्लेस किए हैं। कुल मिला के तो आई थिंक मोर देन 50 एमेच्योर मैच्योर प्लेस, जितना सब सारे मिला के। तो डायरेक्ट कितने प्लेस किए हैं? क्योंकि मैं एक्टिंग में स्पेशलाइज किया है मैंने, तो डायरेक्शन का तो हमेशा एक चाह रहा है मेरे अंदर। तो यहाँ पे आके मैंने कुल मिला के 3, एक फ्रेगमेंटेड सिम्फनी नाम का एक प्रोमेनेंट परफॉर्मेंस था, उसको मैंने डायरेक्ट किया था। फिर नया गिटार, एक ब्लैक बॉक्स थिएटर जो रियलिस्टिक थिएटर है वो किया। फिर अंदर नाम का नाटक जो हाल ही में हुआ था वो मैंने किया। फिर एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पे मैं सफरनामा में भी मैं इन्वॉल्व था। और छोटे मोटे सीन वर्क्स वगैरह ये सब वो सब तो होती रहता है, 3-4 हाँ कह सकते हैं। तो जितने भी आपके जो प्लेस हैं वो बहुत ही कंटेम्प्रेरीज रहे, तो इस बारे में कुछ कहेंगे? मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, खास करके वो सब्जेक्ट जिसके ऊपर लोग बात करना चाहते नहीं है, बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो ग्रुप में आते हैं, समूह में आते हैं, तो उनके बारे में वो बात करते नहीं है। उन सब चीज़ों को मैं स्टेज पे रखता हूँ एंड ऐसा हो जाता है कि वो कंटेम्प्रेरी इशू ही होता है। हालांकि फोक जो है, फोक को लेके जो अब एक पॉपुलर एक नोशन बना हुआ है, तो वो सब भी मैं करूँगा आने वाले दिनों में। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो नीड ऑफ द सोसाइटी है एज ऑफ नाउ, मुझे लगता है कि कंटेम्प्रेरी इशूज ना, उसके ऊपर भी बात होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं होता है जो शायद पेनिट्रेट कर जाए लोगों के दिलो जहन में ना। जी। उस तरीके का काम नहीं हो रहा है। तो होपफुली थ्रू थिएटर, जो कि एक बहुत ही पावरफुल मीडियम तो है ही अपने आप में, तो उसके थ्रू अभी मैं और मेरी जो सोसाइटी है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो प्ले देखने जाते हैं, या तो कुछ भी जैसे अंदर की बात कहे, नया गिटार की बात कहे, या तो सिम्फनी की बात कहे, तो कहा कि ये बहुत ही रेलिवेंट है, बहुत ही कंटेम्प्रेरी है। तो ज़्यादातर जो ऑडियंस होते हैं थिएटर के बारे में नया जान रहे, तो उन लोगों का जो रिएक्शंस होता है, उन लोगों के फीडबैक्स होते हैं, आपसे आकर क्या कहते हैं वो लोग आके कुछ नहीं कहते हैं, मुझे बस देखते हैं। वो लोग कुछ नहीं कहते हैं बिकॉज आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग इन एनी वे। लेकिन नाटक देखने के बाद वो सामने आते हैं और उनके आंखों में आंसू होता है और वो कुछ नहीं कह पाते। बस 1-2 शब्द निकलता है कि अच्छा था, बढ़िया था, लेकिन शांत हो जाते हैं वो बिल्कुल। पता नहीं क्या, शायद मे बी दे गेट ओवरवेल्म्ड ना। तो बहुत बार ऐसा हुआ है, सिर्फ मेरे को ही नहीं। पिछले बार अंदर नाटक में मैंने देखा है लोगों को हक करते हुए। मेरे जो एक्टर था एक, उसको और उनका जो पिताजी है, राइट आफ्टर द प्ले, दोनों को 10 मिनट्स हक करते हुए मैंने देखा है। लोगों ने देखा है, वीडियोग्राफी भी करते देखा है। मतलब गले लगा के वो लोग बैठे रहे थे, मतलब वो बिछड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा कुछ मैजिक सा हो रहा था वहाँ, एक बाप और बेटा दोनों। आप समझ रहे हो ना चीज़ों को? उस तरीके का चीज़ ना, उसमें कोई शब्द, मतलब इट इज़ बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, बियॉन्ड वर्ड्स। तो उस तरीके का ये रिसेप्शन मिलता है हमें, उसे रिसीव करते हैं और रिएक्शन बेसिकली। हाँ, तो कहीं लगता है कि हाँ जो आप प्ले कर रहे हो लोगों के जहन पे, दिल पे, दिमाग पे पेनिट्रेट कर रहा है। हाँ, ऐसा तो जैसे मैंने कहा कि ऐसा तो है। और एक बात करने का, एक इंटरेक्शन का एक माहौल पैदा हो जाता है। फिर हमारा नाटक का नेचर ही ऐसा है कि नाटक हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आया गया, आया हंसा, तहलका मचाया और जो भी है उसके बाद चला गया, ऐसा नहीं है। जब भी नाटक हमारा होता है, होने के बाद एक चर्चा का विषय हो जाता है, एक इंटरेक्शन का एक माहौल, जहाँ पे पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं लोग ना, क्यों लगा, क्यों नहीं लगा, एक माहौल। और फिर वो उसी चीज को लेके वो घर भी जाते हैं। और फिर मतलब ये हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि नाटक हम इसलिए नहीं बनाते हैं कि बस जैसे मैंने कहा कि आए, एंटरटेन हुआ, आप चले गए। नहीं, हम चाहते हैं कि आप नाटक देखिए हमारा और घर जाए, सोने से आगे वो सोच जरूर आए कि वो लड़का ने वो सीन में ऐसा क्यों कहा था, क्यों, एवरलास्टिंग इम्पैक्ट ना। तो उस तरीके का काम हम करते हैं। तो आप काम कर रहे हो, लोगों को पसंद पे आ रहे हैं, तो आप क्या फील करते हैं? और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुझे फील होता है कि अगर मैं इतने नाटक से इतना चीज़ मैंने कह दिया, तो और क्या चीज़ है और किस चीज़ में मुझे काम करना चाहिए और कैसा करना चाहिए, एक ग्रुप को लेके, एक टीम को लेके कैसा होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब लोगों को तारीफ मिलना चालू होता है, एक पॉपुलैरिटी मिलता है, एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है। आज पालिन कबाक एक थिएटर आर्टिस्ट बोल के मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन इसका श्रेय मैं सिर्फ खुद को नहीं देता हूँ, इसका श्रेय मैं देता हूँ मेरे जो टीम मेंबर्स हैं,
जितने लोग सपोर्ट किया है ताकि एक नाटक को अंजाम दे सके, तो उन सब के कारण आज मैं यहाँ हूँ। आई रिप्रेजेंट माई सोसाइटी, आई रिप्रेजेंट देम, आई रिप्रेजेंट ऑल दोस आर्टिस्ट जो दिन रात खाना पीना नहीं खा के मेहनत करके उन लोगों ने एक चीज को अंजाम दिया है, उन लोगों ने काफी हेल्प किया है। तो वो चीज है। एंड तो हाँ, रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ मैं कि और भी है अभी, तो ये तो शुरुआत है। तो आप कामसा ड्रामेटिक सोसाइटी ईटानगर के फाउंडर भी है। कामसा ड्रामेटिक सोसाइटी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? कामसा ड्रामेटिक सोसाइटी वैसे 2020 में अनऑफिशियली फॉर्म हुआ था। ये एक फर्स्ट एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। ये सोसाइटी फॉर्म करने का एक कारण ये था कि क्योंकि सोसाइटी था नहीं। सोसाइटी मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप, एक कलाकारों का एक समूह, एक कंग्रेगेशन ना, तो था नहीं। काफी सारे सीनियर्स रहे हैं हमारे, लेकिन अभी तक वो था नहीं, एक गैप था। और वो सोसाइटी नहीं होने के कारण, एक ग्रुप नहीं होने के कारण क्या होता है कि एक ना मोनोटोनस हो जाता है चीजें, लॉन्ग टर्म के लिए वो सही नहीं रहता है, तो प्रोग्रेस नहीं होता है, एक जगह में अटक जाता है वो चीजें अगर ग्रुप नहीं होने से। तो अगर एक ग्रुप होता है, 2-3 ग्रुप आने वाले दिनों में अगर आ जाएगा तो क्या होता है कि चीजें अपने आप में एक इकोसिस्टम बन जाता है। मैं ये चाहता था कि क्यों ना एक ग्रुप फॉर्म किया जाए, एक स्टार्टअप हो जाएगा ना फिर, ताकि जो एक्टर्स है, जो आर्टिस्ट है, मिलके बात कर सके, एक माहौल बने, एक कल्चर बने। तो उस कारण से मैंने सोचा कि क्यों ना एक बनाया जाए। फिर उस तरीके से हमारा जो सोसाइटी है वो फॉर्म हुआ, रजिस्टर्ड हुआ, लोग जुड़ते गए और काफी सारे लोग अभी जुड़ना चाह रहे हैं। तो इट्स ऑन अ गो। 2020 से लेकर 2024 के बीच में जो कामसा ड्रामेटिक सोसाइटी में जो चेंजेस आए, जो बदलाव आए, बदलाव तो आते रहता है, सोच में बदलाव आता है, चीज़ों को कैसे करते आते हैं, कैसे करेंगे हम, कैसे चीज़ों को एक कैरी ऑन करके चलना है, उस मेथोडोलॉजी में थोड़ा सा चेंजेस आता है। एंड चेंजेस आर फॉर गुड ओनली। हाँ, कोई लोग जुड़ते हैं, फिर कुछ काम आ जाता है पर्सनल, तो वो चले जाते हैं, फिर आते भी है। तो मतलब अभी तो जस्ट शुरू ही हुआ है, बदलाव के लिए तो समय और बाकी है। जी। अरुणाचल प्रदेश के जो थिएटर आर्टिस्ट हैं एज ए होल, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काम करते रहिए आप लोग, अच्छे से काम करते रहिए जैसे कर रहे हैं सभी के लिए। और देखिए कि आप थिएटर किससे सीख रहे हैं, किन से सीख रहे हैं, क्या उनके पास देने के लिए है आपके पास कुछ, उसको थोड़ा सा अच्छे से परख के आप चीज़ों को कीजिए ना। और कुछ भी चीज़ करने से आगे थोड़ा बहुत आप स्टडी कीजिए चीज़ों को। डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा पुअर है हमारे यहाँ पे, सिर्फ थिएटर ही नहीं, बाकी जितना भी है, कि डिसीजन खुद को लेके कि आप अगर थिएटर कर रहे हो तो, क्योंकि थिएटर ऐसा चीज़ है आपको चूस लेगा, आपका समय चूसता है, आपका इमोशंस को चूसता है, आपका जितना एनर्जी है बदन में ना, जितना रूह है उसको खींच लेता है, वो है ऐसा चीज़ ना। तो इसलिए आप बहुत सोच समझ के आइएगा, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू टेक योर टाइम। तो वंस यू स्टेप इन, यू डिसाइड दैट आप यहाँ पे हो, आप रहेंगे, तो ये वाला एक फैक्टर है। थिएटर एज अ करियर को ऑप्शन लेना है, आपका क्या कहना है? थिएटर एज अ करियर, लाइक आई सेड, अभी जो मैंने कहा वही है। करियर तो आप ले लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर सीखने का चाह होना चाहिए ना। पहले सीख लीजिए थोड़ा सा, फिर डिसाइड कीजिए, मैं ये कहूँगा। और करियर तो अभी तो सभी को पता है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, है ना, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन और सपोर्ट चाहिए हमें, इतना सपोर्ट से नहीं चलेगा, और सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट सिर्फ वन फॉर्म ऑफ थिएटर को नहीं चाहिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थिएटर, ताकि डिफरेंट सेज हो ना, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है ना ये। सिर्फ एक ही चीज़ को आप सिर्फ सपोर्ट करोगे और दूसरा तीसरा चौथा चीज़ों को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो फिर मर जाएगा, है ना। आखिरकार सभी तो कलाकार है ना, एट द एंड ऑफ द डे। तो सपोर्ट तो मिल रहा है हमें, करियर भी बना सकते हैं, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ हमें सीखने की ज़रूरत है सभी को, उसके बाद वो आगे का बात है करियर। पालिन, जैसे अभी आपने कहा कि आपने 3 प्लेस को डायरेक्ट किया है, जैसे अंदर की बात करें, नया गिटार, फ्रेगमेंटेड सिम्फनी, फिलहाल तक तीनों में से आपका कौन सा पर्सनल है? तीनों का तीनों ही मेरा पर्सनल रहा है। मैं कैसे ही कहूँ ना, तीनों ही मेरे बच्चे हैं, तो कैसे मैं कहूँगा ना कि ये बच्चे को मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसको ज़्यादा नहीं करता हूँ, तीनों के तीनों ही है। लेकिन सो टू स्पीक, नया गिटार थोड़ा सा इस कदर जुड़ा हुआ है मेरे से कि नया गिटार बेसिकली मैं किस चीज़ से इंस्पायर हुआ था ना, उसको मैंने ही लिखा था। एक ड्रीम आया था मेरे दिमाग में, बाकी सारे चीज़ तो है कि मुद्दे मसले ये सब तो रहेंगे ही, वो तो ठीक था, वो भी मुझे इंस्पायर किया, ऐसा नहीं है। और बाकी के इंटरव्यूज़ में अगर आप चेक करेंगे तो मैंने कहा है वो सब चीज़ें, लेकिन जो चीज़ नहीं कहा है आज मैं आपके सामने कहूँगा कि इट वॉज अ ड्रीम। एक सपना देखा था मैंने, मैं बताऊँगा नहीं शायद से अभी। तो वो सपना कुछ ऐसा था कि एक सीन था वो सपना ना, मैं खुद को देखा उस सपने में, और तो हाँ, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, उस सपने ने। तो वही से मेरी शुरुआत हुआ। दैट ड्रीम वॉज द ड्राइविंग फोर्स for me to create
प्ले। आपने प्ले की तो बात कही है, प्ले राइट्स के बारे में क्या कहना है? प्ले राइट्स तो अभी ना के बराबर ही है यहाँ। फिल्म के बात अलग है, फिल्म के बारे में अगर बात कहें तो वो अलग है, वहाँ स्क्रिप्ट राइटिंग कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन प्ले राइट का तो डिफरेंट स्टोरी है और यहाँ पे प्रॉपरली ना का बराबर ही है। अभी तक जितने भी प्लेस आप बड़े से बड़े आप प्लेस देखते हो, सुनने में आता है, वो भी प्रॉपर प्ले राइट फॉर्मेट में गया नहीं है। वो तो एक ड्राफ्ट्समैन का काम ही था कि इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है, कुछ सीन वगैरह, उसको आप वहाँ बैठ के लिख रहे हो कि वो एक्टर्स ने क्या बोला है, उसने क्या बोला है, तो उसको आप वहाँ पे ड्राफ्ट करते हो, दैट्स ऑल। और हाँ, घर जाके एक दो प्लस माइनस कर देते हो आप वहाँ पे ग्रामेटिकली। तो उस तरीके का कल्चर है। तो आने वाले दिनों में शायद एक प्रॉपर वो कल्चर आए, तो अभी तो वही बोल सकते हैं, शुरुआत है ना अभी तो पालिन के हिसाब से जब थिएटर की बात करते हैं तो आपके लिए थिएटर में जो मेन एलिमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए? इंटीग्रिटी मेन। आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं होगा फिर आप क्या ही आर्टिस्ट ना। सिर्फ थिएटर ही नहीं, कहीं भी एज ए इंसान ऑल्सो, एज ए ह्यूमन बींग ऑल्सो इंटीग्रिटी बहुत मैटर करता है। अंदर कुछ, बाहर कुछ और, बाहर कुछ और, अंदर कुछ और, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जी जी। तो पालिन कहते हैं कि जब थिएटर की बात करते हैं तो इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, तो आपने जो कठिनाइयाँ, जो डिफिकल्टीज जो झेली हैं या तो झेल रहे हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, कठिनाई तो एवरी न्यू डे इज फुल ऑफ कठिनाइयाँ। लेकिन बात ये है ना, कठिनाई तो बहुत है, लेकिन उस कठिनाइयों में हमने ये सीख लिया है कि उसका मजा कैसे लें। बात ये है, कठिनाई तो क्या बोलूं मैं, यहाँ के जो माइंडसेट है यूथ लोगों के ना, ये है कि अभी पेशेंस थोड़ा कम दिखता है। बहुत कम लोगों में वो पेशेंस दिखता है कि हाँ थिएटर करेंगे हम तो थिएटर करेंगे। बाकी लोग क्या आते हैं ना, थिएटर को एक स्टेपिंग स्टोन बना के आते हैं लोग कि यहाँ मैं आऊंगा, मैं 5 दिन का वर्कशॉप करूंगा, उसके बाद हीरो बन जाऊंगा, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा। ऐसा नहीं होता है, आपको एक चीज को टाइम देना पड़ता है ना। तो ये एक ऑन फील्ड वाला काम, कठिनाइयां है ना, जो चैलेंजेस है, उन लोगों को मतलब बहुत तराशना पड़ता है, चीज़ों को काउंसलिंग करना पड़ता है, गाइडेंस देना पड़ता है कि जैसे आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है ना। और थिएटर का कुछ अलग इमेज बन चुका है यहाँ पे थोड़ा सा ना, तो उसको फिर दोबारा साफ करना पड़ रहा है हमें। एक प्रॉपर कल्चर नहीं है ना। नाटक खत्म होता है, आप आग लगा के वो चिकन ये रोस्ट करके बियर पी के खत्म कर देते हो, तो वही तो कल्चर नहीं होता है ना। वो तो मस्तीपन तो होते रहेगा, लेकिन एक माहौल जहाँ पे आप बात कर सकते हैं, आप प्ले राइट के बारे में बात कर सकते हैं, आप नाटक के बारे में बात कर सकते हैं, आप पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात कर सकते हैं आप, तो वो थोड़ा सा कठिन है। उसको दोबारा बिल्डअप करने में थोड़ा समय लग रहा है। एंड मैं ही सिर्फ नहीं हूँ, बाकी लोग भी ट्राई कर रहे होंगे शायद। तो ये एक कठिनाइयाँ है। दूसरा चीज़ ये है कि अभी जैसे कि मैंने कहा, आई एम सेइंग दिस अगेन, कि वन फॉर्म ऑफ थिएटर को बहुत सरकार वो कर रहा है, पुश कर रहे हैं। हाँ, बाकी जो है उसको थोड़ा सा अगर किया जाए तो सही रहेगा। आई थिंक वो लोग करना भी चाहते हैं ना, लेकिन पता नहीं, तो ये थोड़ा सा है। लेकिन आई एम वेरी होपफुल ऑफ दिस गवर्नमेंट कि वो लोग समझेंगे कि ऐसा भी थिएटर होता है, अदर देन द प्रोसीनियम, अदर देन द लार्जर देन लाइफ एक्टिंग ना। हर क्षेत्र में आज महिलाओं की भागीदारी है। अरुणाचल थिएटर में महिलाओं की कैसी भागीदारी है? वुमेन एक्टर्स, दे आर मोस्ट टैलेंटेड वंस। मैंने भी बहुत सारों के साथ काम किया है और काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, काफ़ी है। और खास करके थिएटर को बस मिसकंसेप्शन होके आप थिएटर को परस्यू नहीं करना चाहिए। मैं इतना ज़रूर बोलूँगा वुमेन को ना, जो मेरे बहन है, मेरे जितने दोस्त हैं, दीदियाँ हैं, मम्मी हैं, जितने भी लोग हैं जो थिएटर से जुड़ना चाहते हैं, उनको वही बोलूँगा कि थिएटर इज मोर अबाउट इनर ब्यूटी। व्हेन यू आर ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, इट विल मैनिफेस्ट ना, वो बाहर में आता ही है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाहर में सुंदर मत होइए, आप होइए, ऐसा नहीं है। लेकिन थिएटर अंदर को ज़्यादा हम, इट इज़ अबाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इट इज़ अबाउट सेल्फ ना, अंदर से वो चीज़ है। और अगर आपको कोई अंदर के बारे में, अगर आपको कोई अगर ट्रेन नहीं करा रहा है, अंदर के बारे में अगर आपको उस तरीके का गाइडेंस नहीं मिल रहा है, सिर्फ बाहर को मिल रहा है थिएटर में, टू द वुमेन, मेरी जो बहन है, जितने दोस्त हैं, लड़कियां हैं, जितने हैं, अगर आपको उस तरीके से नहीं मिल रहा है थिएटर में, देन यू आर इन द रॉन्ग थिएटर। प्रोबेबली दैट इज नॉट थिएटर। लड़कों के लिए भी, लड़की लड़का भी, क्यों ही हम इसको डिफरेंशिएट करूँ ना, लड़का लड़की अलग पर्सन। जी पालिन, आप एनएसडी के एलुमनाई रहे हैं या एलुमनाई हैं, थिएटर एक्टिंग और एनएसडी की बात करें तो कुछ यादें तो ढेर सारे यादें यार, ढेर सारे यादें। सो वी वर अ बंच ऑफ फ्रेंड्स जो हमेशा मतलब मस्ती तो करते ही थे और बहुत सीरियस थे हम लोग, बहुत पैशनेट लोग थे हम ना मेरे बैच में। और काफ़ी सारे सीनियर्स लोग ये सब भी हमें बहुत तारीफ करते थे। आई मीन दे वर इवन इंस्पायर्ड बाय अस कि हम लोग जिस तरीके से काम करते थे, 100% देते थे हम चीज़ों में ना, बिल्कुल 100%। तो यादें तो एक दोस्त था मेरा जी, था मसूद कादिर नाम का, वो अभी है नहीं।
तो उनके साथ काफ़ी सारा मतलब पर्सनल मोमेंट्स है ना। पूरा रात में हम सब नाटक ख़त्म करने के बाद रात में स्कूल से इंडिया गेट तक अराउंड 5 किलोमीटर्स हम पूरा गिटार लेके गाना गा के 4-5 लोग पूरा रास्ते पे, हमें पता है पुलिस भी है, दिल्ली पुलिस घूम रहा है, लेकिन पूरा गाना गा के पूरा एक बार तो ऐसा हुआ कि तो हम एक रात में पता नहीं हमें क्या हुआ, हम निकल पड़े 4-5 लोग गिटार लेके निकल गए। रास्ते में निकलते गए हमें अचानक से दिखा रास्ते पर ना बहुत सारे लोग हैं, देखा साधु लोग दिखाई मिले हमें 10-15 लोग, और वो लोग भी गाना गा रहे हैं। तो हम वहाँ पास गए तो उन लोगों ने हमें वेलकम किया, आ जाओ। तो अभी 15-20-30 लोग मिलके हम लोग सब गाना गा रहे हैं। वो लोग भी अपना इंस्ट्रूमेंट लाया हुआ था, साधु लोग ना कुछ एक तारा दो तारा होता है ना, वो बजा रहे हैं, हम भी गिटार बजा रहे हैं, सब मतलब एक फेस्टिवल हो गया वहाँ ना। तो वो बहुत मेमोरेबल था और वही नहीं और बहुत ज़्यादा था। उसमें से एक अभी आपने बोला तो झट से याद आ गया। आपसे पूछे पालिन क्या है तो आप क्या कहोगे? अभी मैं क्या हूँ वो मैं बता सकता हूँ। अभी का जो पालिन है वो काम कर रहा है, काम करवा रहा है और काम ढूंढ रहा है। तो बस इसमें मैं ख़त्म करना चाहूँगा। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? स्कूलिंग तो यही से हुआ, वीकेबी ईटानगर में था मैं। फिर 3 सालों के लिए मैं आंध्र प्रदेश चला गया था, फिर वापस आया, जेएनके में 2 साल पढ़ा, फिर 11-12 मैंने वीकेबी से पढ़ा। फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकिर हुसैन कॉलेज में था, हिस्ट्री में ऑनर्स किया। फिर जामिया से मैंने 1 साल का मास्टर्स किया, छोड़ना पड़ा क्योंकि एक्टिंग की तरफ ना। तो फिर डिप्लोमा किया फिल्म एक्टिंग में। फिर उसके बाद फिर ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स? पेरेंट्स पापा तो नहीं है, वो गुजर गया, वो 2 साल हो गए। मेरे 2 सिबलिंग्स हैं, दो बड़ी बहनें हैं। बड़ी बहन डॉक्टर है, मेडिकल ऑफिसर है वो। दूसरी जो है वो डेंटिस्ट है, वो भी मेडिकल ऑफिसर है। मम्मी सेक्शन ऑफिसर थी, वो रिटायर हो गई वो। आपके दोस्तों के बारे में कुछ जानना चाहिए, यहाँ के दोस्तों के बारे में बहुत ही कम शब्द। दोस्त लोग तो काम कर रहे हैं थिएटर में ही काफ़ी सारे दोस्त मिल गए मुझे। और पड़ोसी है दुमो नाम का एक दोस्त है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। जुलास है मेरा एक दोस्त, बचपन का दोस्त है। ये सब जुलास फार्मासिस्ट है, वो बिजनेस कर रहा है। तो इनके साथ ही उठना बैठना चलता है मेरा। आपने फिल्मों में भी काम किया है, थिएटर से लेकर फिल्मों की जर्नी रही है, किस तरह की रही? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कभी थिएटर और फिल्म को डिफरेंशिएट नहीं करता। फिल्म क्योंकि थिएटर का एक्सटेंडेड वर्जन है और दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करता है। थिएटर में भी फिल्म है और फिल्म में भी थिएटर है अगर ढूंढो तो। जर्नी तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जब पास आउट होकर यहाँ आया था, फिर ऑडिशन के बारे में मुझे पता लगा, ये जो भेड़िया था जहाँ में जोमिन का कैरेक्टर प्ले किया था मैंने, तो उस तरीके से मेरा वही फिल्म का जो जर्नी है वही से शुरुआत हुआ। और फिर दूसरा तीसरा अभी बहुत कुछ काम छोड़ना भी पड़ा मुझे क्योंकि मैं थिएटर कर रहा था। ऑफर्स तो काफ़ी सारे आते थे, बहुत सारे ऑडिशंस मैंने क्रैक भी किए हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा ध्यान देना था ईटानगर में, तो उसके चलते हैं। तो इस तरीके से पूरा जो सिनारियो है, जर्नी है मेरा, ऐसा रहा है। आपकी पहली फिल्म है वो है भेड़िया। तो भेड़िया में जो आपका रोल है वो एक जोमिन के जो एक नौजवान है। हाँ। तो जोमिन और यहाँ के जो यूथ है उनके रिलेवेंट समानताएं कितनी है? समानताएं तो बहुत है। और एक चीज़ ये है, इफ इन वन वर्ड, पेशेंस जो कि नहीं है हमारे यूथ्स में। रातों रात हम ना राजा बनना चाहते हैं, राजा बनने से आगे पहले गुलाम बनना पड़ता है। गुलाम बनने के बाद आप मंत्री में आते हो, मंत्री से फिर आप जाते हो ना। प्रोसेस में बिलीव नहीं करते, रातों रात हम करोड़पति बनना चाहते हैं। तो ये जोमिन में भी, जोमिन जो कैरेक्टर था उसमें भी वो था कि रातों रात उसको मतलब जंगल काटना है, रास्ता बनाना है। कंट्रैक्टर का उसका कैरेक्टर था, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि रास्ता अगर आप बनाओगे तो पेड़ भी कटेगा, नेचर जो है वो भी बर्बाद होगा। मतलब बस लाभ देखता है, ओवरनाइट सक्सेस को देखता है। बेसिकली ये समानता मतलब है। अभी आपने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की यूथ की बात करें तो ज्यादातर लोगों में पैसेंस नहीं है। फिर इसी यूथ की बात करें तो आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे यूथ है जो नशे से ग्रसित हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहोगे? इसके बारे में भी इतना बात हो रहा है, अभी नशे में है, एडिक्शन है। यही बोलूंगा कि उनको मजा आ रहा है नशे में। उस नशे में डोपामिन रिलीज हो रहा है उन लोगों को और उनको मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है उन लोगों को ना, इसलिए वो नशा कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि उनको उस चीज में इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि मजा लेने का और जो अलग ऑल्टरनेटिव है ना, उनको वो नजर नहीं आ रहा। तो अगर उस ऑल्टरनेटिव में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, विदाउट जजिंग देम फर्स्ट ना, हम लोग तो क्या करते हैं, स्टिग्मेटाइज कर देते हैं ना कि ये ड्रगिस्ट है तो ये ड्रगिस्ट है। लेकिन जाके देखते नहीं है ना कि उसका घर का पेरेंटहुड कैसा है, उसके घर के अंदर माहौल क्या है क्या नहीं है, तो उसको देखते नहीं है। लेकिन जो ड्रगिस्ट है उनको ही हम वो करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कहाँ से आते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने कहा कि उनको मज़ा आ रहा है, तो अगर ऑल्टरनेटिव मिल जाए ना, दूसरे कहाँ से मज़ा ले सके, लाइफ इज ऑल्सो हाई ना, तो ज़िंदगी का मज़ा कैसे लेना अगर उन लोगों को आ जाए, तो शायद वो नशा का क्या ज़रूरत होगा। नशा विल बी वेरी चीप ड्रग्स फॉर देम, इट विल बी, क्योंकि उससे बड़ा ला तो उसको मिल ही रहा है ना लाइफ। लेट्स होप उसको लाइफ का जो मज़ा है, लाइफ का जो नशा है, ताकि
इस नस के मुद्दे से दूर हट सके। तो पालिन, रिसेंटली आपका एक फिल्म रिलीज हुआ OTT में, मर्डर मुबारक। तो जानना चाहेंगे यहाँ पे जितने भी जो कलाकार हैं, दूसरे जो एक्टर्स हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्टर, पर्टिकुलरली कहे तो पंकज त्रिपाठी की, तो उनके साथ जो स्क्रीन स्पेस शेयर करके कैसा लगा? अच्छा लगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो मेरे सीनियर रहे हैं, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट है वो, तो कंफर्टेबल तो था ही, और हमारा ट्रेनिंग भी उस कदर हुआ है कि कॉन्फिडेंस तो हमेशा होता ही है, चाहे सामने कोई भी बड़े से बड़े दिग्गज अभिनेता ही क्यों ना खड़े हो जाएं, लेकिन हम तो कर ही देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो तो काम ही है, एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट, तो वो एक है। बट अदरवाइज पंकज सर जो है, पंकज दा जो है, वो काफ़ी सपोर्टिव थे। हालांकि मेरा उतना रोल था नहीं, सेकेंडरी कास्ट में था हमारा, और एंसेंबल था, बहुत सारे एक्टर्स थे ना वहाँ पे, तो वो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय माई वर्क, तो उसने मुझे बुलाया। ये वैनिटी ये सब में भी काफ़ी हम लोगों ने टाइम शेयर किए हैं हम लोगों ने, तो हंसी मजाक तो उस तरीके का था। फिल्मों में और थिएटर में आप इतना डिफ्रेंशिएट नहीं करते, फिर भी अगर इन दोनों में से किसी को चूज करना हो तो आप किसे चूज करेंगे? चूज तो मैं अभी अरे यार, ये तो डिलेमा हो गया ना, ये तो मैं थिएटर को करूंगा, क्योंकि थिएटर में वो किक मिलता है मुझे। फिल्म में भी है, ऐसा नहीं है, फिल्म का अपना किक है, जब फिनिश प्रोडक्ट जब आप देखते हो तब किक लगता है उसका बहुत समय के बाद, लेकिन थिएटर में इंस्टेंट किक है, तो वो मेरे पर्सनैलिटी के साथ थोड़ा सा मैच करता है, तो मैं थिएटर ही लूंगा। हालांकि मुश्किल होगा, क्योंकि थिएटर की बात करते हैं, एक्टर्स की बात करते हैं, तो कि उनके कुछ फेवरेट डायलॉग्स भी होते हैं, तो उनमें से कुछ डायलॉग्स या डायलॉग आपको याद हो? डायलॉग मैं थोड़ा सा भूल चुका हूँ। एक मोनोलॉग है हैमलेट का, आपने सुना होगा, शेक्सपियर का लिखा हुआ, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles, and by opposing end them. कह सकते हैं एट टू पालिन। तो अपार्ट फ्रॉम फिल्म्स एंड थिएटर, आपने म्यूजिकल एल्बम भी की है, एसएमएस में नाम है मोनत पड़े, तो ये कैसे हुआ? ये तो मेरा दोस्त ताबा चक्कर, उसने मुझे अप्रोच किया था कि ऐसा ऐसा है, उन्होंने एक गाना लिखा है और जिसका म्यूजिक वीडियो बनाने जा रहे हैं वो, तो ही वांटेड टू कास्ट मी इन दैट, तो लाइक दैट इट स्टार्टेड, फिर किया हम लोगों ने। ये तो हुआ बात आपके फिल्मों की, आपके थिएटर के। एज ए पर्सन पालिन काबक के हॉबीज क्या क्या है और लेजर मोमेंट में क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसे ही लेता रहता हूँ, जब करता हूँ तो बहुत करता हूँ, जब कुछ नहीं करता हूँ तो कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसे ही। और दोस्तों को मिलता हूँ मैं, काफ़ी सारे बातचीत करते हैं, मस्ती करते हैं, वो बिल्डिंग के ऊपर जाके बैठते हैं, वहाँ पे पहाड़ वहाड़ देखते हैं, यही है। अरुणाचल प्रदेश में थिएटर और फिल्म में करियर ऑप्शन के बारे में आपसे ही जानना चाहिए। करियर ऑप्शन बेसिकली ना, मैं कैसा कहूँ ना आपको, अभी उस कदर में है नहीं हम ना कि मैं आपको ये बोल सकूँ कि आप इसको करियर ले सकते हैं। अभी टाइम है हमारा सीखने का, पहले सीखना बहुत जरूरी है, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आप इसको करियर लोगोगे कि नहीं। सीखना मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सीखने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप FTI में चला जाओ, NSD में चला जाओ, नहीं, उसके लेवल का काम यहाँ में भी हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भी हो रहा है, और कोई लोग करा रहे हैं, उनमें से मैं भी हूँ। पहले यहाँ पे आके एक बार आप चटनी को चख लीजिएगा ना, फिर बाकी जो है तब आप उसका टेस्ट लीजिएगा, पहले देख लीजिए ये सूट करता है कि नहीं आपको। अगर सूट करता है तो फिर आप और आगे बढ़िए, सीखिए चीजों को और लंबे तौर से, और कोर्सेज वगैरह लीजिए ना, उसके बाद आप एक प्लान बना के चलिए, तब आता है करियर की बात। उतना बोल सकता हूँ मैं। करियर की बात करते हैं तो जो यूथ होते हैं पर्टिकुलर, उन्हें सिर्फ मेडिसिन पढ़ना है या तो इंजीनियर बनना है, ये दो ही ऑप्शंस दिखते थे, लेकिन आज ऑप्शंस ओपन है, डायमेंशन खुल गया बिल्कुल ना। क्या कहेंगे इसके बारे में? तो सही है, आने वाले दिनों में और भी खुलना चाहिए, और कभी कभी लगता है कि खुल गया है ना, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो उतना भी नहीं खुला है जितना लग रहा है हमें, ये भी है, ये हार्ड फैक्ट है ना। ये तो खुला तो है अगर हम कंपेयर करते हैं 10 साल पहले की दुर्दशा। जी दुर्दशा। हाँ, तो वो सब चीजों को अगर हम देखते हैं तो इट इज चेंज ड्रास्टिकली, बट बहुत कुछ है और चेंज होने को ना। अलग अलग अभी बहुत सारे इवेंट्स आ गए हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स बनने लग गए हैं, फिल्म्स बनने लग गए हैं ना, तो एम्प्लॉयमेंट तो कहीं ना कहीं है ही, तो लोग जा सकते हैं, बट अगेन सीखना पहले जरूरी है। जी, कि आज वर्ल्ड थिएटर डे, आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड थिएटर डे को क्यों मनाना चाहिए? हर चीज़ों का कोई एक ना एक स्पेशल डे तो होता ही है। हैप्पी मदर्स डे होता है,
ना, वर्ल्ड मदर्स डे होता है, वर्ल्ड ब्रदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, टीचर्स डे होता है, तो वैसे ही थिएटर डे को भी होना चाहिए। एंड थिएटर इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, थिएटर इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग द डिफरेंसेस, थिएटर इज ऑल अबाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, थिएटर इज ऑल अबाउट टू वॉइस आउट द थिंग्स दैट आर अनसेड। ये तो ऑब्वियसली मनाने का ही बात है, तो लोगों ने जो इसको स्टार्ट किया होगा तो सोचा होगा, तो एक कमेमोरेट करने के लिए चीज़ों को तो ज़रूरी है, मनाना चाहिए। इसलिए पालिन, आप हमारे स्टूडियो में आए और विश्व रंगमंच दिवस के बारे में और इसके महत्व के बारे में, साथ ही अपने बारे में इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के जाने माने थिएटर आर्टिस्ट, डायरेक्टर, फिल्म एक्टर एवं कामसा ड्रामेटिक सोसाइटी ईटानगर के फाउंडर श्री पालिन काबक से ली गई एक भेंट वार्ता। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।